नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा हम करेंगे। ये सभी प्रश्न उत्तर ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सन 1469। तो सन 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी नामक ग्राम में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो तलवंडी नामक ग्राम में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव के द्वारा रचित रचनाओं के नाम क्या हैं। तो गुरु नानक देव के द्वारा रचित रचनाओं के नाम क्या हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। असादी वार, रही रासा, जपूजी, नसीहतनामा और सोहिला। तो ये 5 महत्वपूर्ण गुरु नानक देव के रचनाओं के नाम हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है, जैसे नसीहतनामा के कवि का नाम क्या है। तो नसीहतनामा के कवि का नाम है गुरु नानक देव। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके रचनाओं के नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जंभनाथ से संबंधित संगत कथन क्या है। तो जंभनाथ से संबंधित सत्य कथन क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जंभनाथ आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये बिल्कुल सही है। ये नाथ पंथ से प्रभावित थे, ये भी सही है। और इनका समाधि स्थल समरा स्थल के नाम से विख्यात है, ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कौन आजीवन ब्रह्मचारी थे। तो अगर ऑप्शन में जंभनाथ का नाम है, तो आप इनको टिक कर सकते हैं। कौन नाथ पंथ से प्रभावित थे, अगर ऑप्शन में जंभनाथ का नाम है, तो आप टिक कर सकते हैं। और किनका समाधि स्थल समराथल के नाम से विख्यात है, तो अगर ऑप्शन में जंभनाथ का नाम है, तो आप टिक कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं ये प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, गगन हमारा बाजा बाजे, मतरफल हाथी, ससें का बल गुरमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है,
तो फिर से पढ़ते हैं। गगन हमारा बाजा बाजे, मतरफल हाथी, ससें का बल गुरमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंभनाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पर स्थित है? तो निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिडवाना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था, उस स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खजूर नामक गांव में। तो खजूर नामक गांव में संत सिंगा का जन्म हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति लिखी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ज़्यादातर हम ये पंक्ति सुनते हैं। तो इसके कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिदास निरंजनी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरिदास निरंजनी इसके कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत सिंगा के द्वारा रचित रचनाओं के नाम क्या हैं? तो संत सिंगा के द्वारा रचित रचनाओं के नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी का सप्तवार। तो ये 6 महत्वपूर्ण सिंगा जी की रचनाएं हैं। इन सभी के नाम आप नोट कर सकते हैं। इनके रचनाओं को याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनके रचनाओं के नाम की शुरुआत जो है वो सिंगा जी से होती है। तो इसको आप आराम से जो है नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस संत का जन्म अलब के धौली धूप ग्राम में हुआ था? तो इनमें से किस संत का जन्म अलब के धौली धूप ग्राम में हुआ था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। तो गुजरात अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबदास तथा मिस्किन दास नामक 2 पुत्र किनके थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गरीबदास तथा मिस्किन दास नामक 2 पुत्र किनके थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संत दादू दयाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगवधू के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अंगवधू के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संत ने निर्गुण भक्ति कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से किस संत ने निर्गुण भक्त कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत दादू दयाल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संत दादू दयाल के गुरु का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो संत दादू दयाल के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु बुद्ध भगवान। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो संत दादू दयाल के गुरु का नाम है गुरु बुद्ध भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ से संबंधित स्थान का नाम क्या है? तो दादू पंथ से संबंधित स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नारायणा, भराणा। तो ये 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं जो दादू पंथ से संबंधित है। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नारायणा और भराणा। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं, कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुकदास के द्वारा रचित रचनाओं के नाम क्या हैं? तो मलुकदास के द्वारा रचित रचनाओं के नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति और रतन खान। तो ये 5 महत्वपूर्ण मलुकदास के रचनाओं के नाम हैं। सबसे पहले ज्ञान बोध, फिर ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति और रतन खान। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं, कोई भी एक परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान बोध। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति विवेक में सम्मिलित कथा कौन सी है? तो भक्ति विवेक में सम्मिलित कथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काशी नृत्य की कथा, नृत्य तथा बढ़ई की कथा, सिंह तथा श्रृंगाल की कथा, पंडित तथा नाग कन्या की कथा। तो ये सभी कथाएं जो हैं ये भक्ति विवेक के अंतर्गत आती है। तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित तथा नाग कन्या की कथा जो है ये किस ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो ये जो है भक्ति विवेक के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा लाल के गुरु का नाम क्या है? तो बाबा लाल के गुरु का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के रचनाकार या इसके रचयिता कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। देहा भीतर स्वास्थ्य भीतर जीव जीवे, भीतर वासना किस विधि
पाइये पीव। तो इस पद के रचनाकार का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। देहा भीतर श्वासे भीतर जीव जीवे, भीतर वासना किस विधि पाइये पीव। तो इस पद के लेखक या कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबा लाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाबा लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास के गुरु कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और सुंदरदास भक्ति काल में निर्गुण पंथ के सबसे शिक्षित कवि माने जाते थे। तो सुंदरदास के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादू। तो दादू दयाल जो हैं ये सुंदरदास के गुरु माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1596। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सुंदरदास का जन्म हुआ था सन 1596 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से संत श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे? तो इनमें से कौन से संत श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित रचना कौन सी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। तो ये 3 महत्वपूर्ण गुरु अर्जुन देव की रचनाओं के नाम हैं, सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अग्रदास। तो अग्रदास जो हैं ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादलों के घेरे चर्चित कहानी के रचयिता कौन है? तो बादलों के घेरे चर्चित कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जो हैं ये बादलों के घेरे कहानी के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बादलों के घेरे किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य बेचैन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो पांड्य बेचैन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंगारियाँ। तो चिंगारियाँ को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ये एक प्रकार का कहानी संग्रह है और इसके लेखक हैं पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फौलाद का आकाश कहानी संग्रह किसका है? तो फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। दादी माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो दादी माँ कहानी के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार का नाम है शिव प्रसाद सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षात्मक
समीक्षा कृति मानी जाती है? तो नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षात्मक समीक्षा कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। तो कमलेश्वर इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में हुआ था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंद नवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये पंक्ति जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंद नवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप इस पंक्ति को नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज खड्ग की धार कुंठिता है खाली तुणीर हुआ। ये पंक्ति किसकी है? तो आज खड्ग की धार कुंठिता है खाली तुणीर हुआ। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? तो दिल्ली शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एक फूल की चाह कविता किसकी है? तो एक फूल की चाह कविता के लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सियाराम शरण गुप्त। तो सियाराम शरण गुप्त जो है ये एक फूल की चाह कविता के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि एक फूल की चाह ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं श्यामलाल पार्षद। अतिमा किसकी रचना मानी जाती है? तो अतिमा किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की बात किसकी कृति मानी जाती है? तो कहानी की बात किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं मार्कंडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ऋतिरात्मा काव्यस्थ ये पद किसका माना जाता है? ये भारतीय काव्यशास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध पद है और कई बार ये पद जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऋतिरात्मा काव्यस्थ ये पद किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य वामन। तो
तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है, असंगत को छांटिए। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है, असंगत को छांटिए। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीतिबद्ध काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी रीति काव्य, रीतिमुक्त काव्य और भक्ति काव्य ये जो है प्रवृत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाम जो है ये रीतिकाल का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो है ये रीतिकाल के अंतर्गत नहीं आता है, ये भक्तिकाल के अंतर्गत आता है। रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। तो भक्तिकाल का नाम है पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल का नाम है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं रीतिकाल के नाम हैं। तो आप इन तीनों को नोट कर सकते हैं। तो आपका ए, सी और डी जो है बिल्कुल सही है, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया है? इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रीतिकाल को जो है 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और उसको पालन किया। रीतिसिद्ध के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया परंतु उसका पालन किया। और रीतिमुक्त के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से जो है लक्षण ग्रंथों का पालन नहीं किया, ना ही उनका निर्माण किया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में राजभाषा व काव्य भाषा क्रमशः क्या था? तो रीतिकाल में राजभाषा व काव्य भाषा क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फारसी और ब्रज। तो फारसी और ब्रज जो है ये रीतिकाल में राजभाषा के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल को आचार्य
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार काल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्रृंगार काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हु सो जानिए। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हु सो जानिए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? तो बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्त काव्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुक्त काव्य। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने रीतिकाल, इसके अलावा जो अन्य काल हैं उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं, जिसमें 1000, 1100, 2000 MCQ और एक वाक्य प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर से जुड़े विभिन्न विषयों की चर्चा की है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।